अगर हम टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो कई अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं, है ना। अगर कितने तरीके की कंपनी होती है, वैसे आपने आज तक कितने तरीके की कंपनी सुनी है? कितने तरीके की कंपनी होती है? आपने कितने तरीके की कंपनी सुनी है? हाँ, 2 तरीके की। कौन कौन सी? प्राइवेट और पब्लिक। इसके अलावा कुछ और नहीं सुना ना। लेकिन अब वो टाइम आ गया है। हाँ, और बस अब सुनना मेरे साथ साथ, मैं बोलते जाऊंगी बस आपको सुनना है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी कंपनी, डोरमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, 1% कंपनी, निधि कंपनी, एसोसिएट कंपनी, इतनी अलग अलग तरीके की कंपनी है। फॉरेन कंपनी, फिर से बताओ। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये अलग अलग, और निधि कंपनी, ये अलग अलग तरीके की प्रोड्यूसर कंपनी, अलग अलग तरीके की कंपनीज हैं। परंतु कंपनी का बेसिक क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो होता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अब अगर हम बात करें, एक और तो मैं भूल ही गई, स्मॉल कंपनी। कौन सी कंपनी? तो अगर हम बेसिक क्लासिफिकेशन करें तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। मुद्दा ये उठता है कि जैसे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में अंतर क्या होता है, ताकि हम देखते ही पहचान लें ये पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी शब्द नजर आए एक्स लिमिटेड, क्या बोला मैंने, तो समझ लेना पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी के लास्ट में हमेशा लिमिटेड शब्द यूज होता है, और प्राइवेट कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होता है। जैसे कि लिखा हुआ है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इट मींस दैट इज अ प्राइवेट कंपनी, और शब्द लिखा है एक्स लिमिटेड, दैट इज अ पब्लिक कंपनी। आर यू गो टू पॉइंट एवरीबॉडी? अब सुनो, प्राइवेट कंपनी की अगर सेक्शन की बात करें तो प्राइवेट कंपनी जो डिफाइन की गई है, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन जो कानून के अंदर डिफाइन की गई है, वो डिफाइन गई है सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज नंबर 68 के अंदर। क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज नंबर 68। कंपनी एक्ट के अंदर कहीं पर भी डेफिनेशन की बात होगी, दैट इज इंप्लाइड सेक्शन नंबर 2। कहीं पर भी कंपनी एक्ट में सेक्शन की बात होगी, दैट इज इंप्लाइड सेक्शन नंबर 2। आगे बात करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 68। सेक्शन 2 क्लॉज 68 कैसे याद करेंगे? 6 और 8। क्या बोला मैंने? 6 और 8। 6 और 8 बना चटनी से। अब आप समझ रहे हो मैम, चटनी, आर यू हर्ड अबाउट द चटनी? चटनी के बारे में सुना है? नहीं सुना है? व्हाट डू मीन बाय चटनी गुड़िया? चटनी कभी आपके भाई ने नहीं बोला आपको तेरी चटनी बना दूंगा? नहीं। चटनी का मतलब क्या होता है? पेस्ट बनाना, राइट ना। तो चटनी नहीं है यहां पर, छटनी है। क्या है? चटनी नहीं है। मैंने क्या बोला? चटनी है। कभी कोई बच्चे बोले मैम सेक्शन 2 क्लॉज 68 चटनी, नो, नॉट अ चटनी, दैट इज अ छटनी। क्या है? अब ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको छटनी भी नहीं पता। व्हाट डू यू मीन बाय द छटनी? पता है छटनी किसे बोलते हैं? ओके, आपने कभी अपने स्कूल में देखा होगा, बहुत सारी प्लांटेशन होती है एंड वहां पे क्या करते हैं, माली जो है ना एक कटर रखता है और कटर लेके पेड़ की कटिंग कर रहा होता है, दैट इज अ छटनी। दैट इज अ छटनी मीन्स कम होता है। क्या होता है? छटनी मीन्स क्या करना? कम करना। क्या बोला मैंने? कम करना। और कम मीन्स प्राइवेट कंपनी। फिर से सुनिए, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68, छटनी, छटनी मीन्स कम और कम मीन्स प्राइवेट कंपनी। 6 और 8, छटनी बोले तो कम और कम बोले तो प्राइवेट कंपनी। उसी के साथ साथ बच्चों एक है सेक्शन 2 क्लॉज 71। सेक्शन 2 क्लॉज 71, हम 7 हैं। क्या बोले मैंने? दोबारा बताइए। हम मीन्स 2, 7 मीन्स 7, है मीन्स 1. It means if we are concerning about the private company is defined section 2 clause number 68. If we are concerning about the public company, the public company is defined under section number 2. section 2 सभी में बच्चों क्या है? section 2 सभी के अंदर क्या है? कॉमन सेक्शन है। तो section 2 क्लॉज नंबर बताइए जल्दी से। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 71, हम 7 हैं। हम मीन्स 2, 7 मीन्स 7, है मीन्स 1। तो सेक्शन 2 क्लॉज से हो गया सेक्शन 2 क्लॉज 71। क्लियर? यू ऑल क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अ 1% कंपनी।
इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62 और इसको हिंदी में बोला जाता है 62। क्या बोलते हैं? 62। मतलब बस उठ आगे बढ़ हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है इनको? क्योंकि जो 1% कंपनी होती है उसके अंदर एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और हमेशा हमेशा एक ही मेंबर रहेगा। मैंने क्या बोला बताना? एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और हमेशा एक ही मेंबर रहेगा। अगर आप जानते हो सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और हमेशा एक ही रहता है ना? तो सोल प्रोप्राइटर को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और कंपनी फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो सोल प्रोप्राइटर कहने लगा कि मैं कंपनी फॉर्म में क्यों जाऊं, मुझे क्या फायदा होगा? क्योंकि कंपनी में अगर कन्वर्ट कर रहे हो, कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे एक सबसे बड़ा नुकसान ये है, देयर आर सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर because company is wrapped by law. Everywhere is law and law. Company is to be formed and incorporated by law. Company is to be run in accordance with law. Company is to be wind up and shut down as per provision of law. So company का birth भी law से होता है और company की डेथ भी लॉ से होती है। तो इसके चारों तरफ क्या है? कानून और कानून और सिर्फ क्या? कानून। इसी वजह से एक सोल प्रोप्राइटर, एक आम दुकानदार, एक छोटा बिजनेसमैन बोलता है भैया जी मैं ये लॉ के चक्कर में नहीं फंस सकता क्योंकि मुझे इसकी जानकारी, और अगर मैं लॉ का पालन नहीं करूंगा तो मुझे मिलेगा पनिशमेंट, मुझे सजा दी जाएगी, मेरी जेब से पैसे जाएंगे, अगर पैसे नहीं दूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। तो भैया मेरे बस की बात नहीं है ये, मैं तो छोटा सा व्यापारी हूं, दुकान चलाता हूं। लॉ ने कहा वत्स कि हाँ, कि सुन तू, तेरी सारी समस्या का समाधान है यहां। तूने एक तरफ ये तो देखा कि कंपनी बनाने के नुकसान है, मोर लीगल फॉर्मेलिटीज है, मोर कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, परंतु वत्स तू दूसरी तरफ भी देख कि क्या, कि फायदे भी बहुत है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर तू दुकान चलाता है और दुकान में अगर तुझे प्रॉफिट हुआ तो तुझसे बड़ा राजा कोई नहीं, लेकिन अगर दुकान में तुझे नुकसान हो गए तो तेरे घर के बर्तन भी बिक जाएंगे। क्या ऐसा है या नहीं है भाई और बहनों? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लॉ ने कहा मन में शांति रख, शांति मन में क्या रख? जब बिजनेस चलाएगा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तू कंपनी फॉर्म में बिजनेस करेगा तो तुझे सबसे बड़ा मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी। मेंटली यू आर कंप्लीटली फ्री because in case of losses you are not personally liable, only your assets, only your business are liable. Nobody is touch your personal assets. Whatever be your personal assets is your own identity. But in future if company suffering losses and company assets are unable to repay the debts, then in that situation nobody is asking, nobody is touching your personal assets. You feel satisfaction. बात तो बढ़िया है। तो कहने लगा सरकार से कि सर मैं कंपनी बना तो लूं, लेकिन दूसरा मेरे साथ दिक्कत यह है, देयर आर सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर, अप्रॉक्सिमेटली 470 सेक्शंस आर देयर एंड इट्स वेरी टफ टास्क बिकॉज आई एम नॉट अवेयर अबाउट द लॉ प्रोविजंस। सो इफ आई एम नॉट अवेयर अबाउट द लॉ प्रोविजन then what is the alternative option available? The alternative option is only the person who have knowledge about the law, just to appoint the person to follow all the rules, regulations and laws. And if you are appointing somebody, then obvious सी बात है आपकी पॉकेट बियर करनी पड़ेगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो वो कहता है कि मेरे बस की ये भी बात नहीं है और मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे तो लॉ की नॉलेज नहीं है। लॉ ने कहा कि जा जी ले अपनी जिंदगी, जा तू जी ले अपनी जिंदगी। नो नीड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, नो नीड टू फॉलो द 470 सेक्शंस ऑफ कंपनी एक्ट। You are completely free from most of these actions, and government giving lot more exemptions, lot more benefits, lot more privileges in the form you have not to follow the provisions of Company Act, just to follow the normal provision or some of the provision, not all of the provision. मतलब तुझे Company Act के सारे कानून का पालन करने की जरूरत है? You are absolutely free from some of the provision, just to follow normal provision. अब उसे क्या मिल गई? छूट मिल गई? Yes or no? तो सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर सरकार कहती है बस उठ, बस उठ। क्या बोल रही हूं मैं जरा देखना, बस उठ आगे बढ़ हम तुम्हारे साथ हैं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 62 62 से भाई और बहनों, मित्रों और सखियों बना बस उठ।
62 से क्या बना? एनीबडी नो अबाउट व्हाट यू मीन बाय द 62? 62 किसे बोलते हैं बेटा? हाँ आप बताइए 62 किसे बोलते हैं? एंड 65? अरे वाह यार भाई सब हिंदुस्तान बदल रहा है, बहुत अच्छे। तो 62 जो है 62 को बोला जाता है। तो बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे, आवाज नहीं आ रही पीछे तक, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बात समझ में आई क्यों बोल रहे हम तुम्हारे साथ हैं? अब मुद्दा ये उठता है कि जी हम आपके पास क्लाइंट आया, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, क्लाइंट कहने लगा जी मेरी कंपनी बना दो, मेरी कंपनी बना दो, मेरी कंपनी बना दो। आप बोलोगे कंपनी बनानी है हाँ, कि कंपनी बनाने के लिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपनी कौन सी बनानी है। कि मुझे तो जी प्राइवेट कंपनी बनानी है, 2 आदमी चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 आदमी चाहिए। कि उनका क्या करना चाहिए? कि गोली थोड़ी मारनी है, डायरेक्टर बनाना है। इट मीन्स प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने डायरेक्टर की जरूरत होती है? सेक्शन में बोल रही हूं, याद मत रखना, सेक्शन 149 कहता है कि अगर प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है तो बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू रन द प्राइवेट कंपनी। आर यू गुड पॉइंट? मेंबर्स की भी जरूरत होती है, जो कैपिटल लेके आते हैं कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए। कितने मेंबर्स चाहिए? कितने? और डायरेक्टर कितने चाहिए? 2। इतनी बात समझ में आई? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम। आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा ये उठता है, मैम ये बताओ प्राइवेट कंपनी में जैसे 2 तो मिनिमम है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200। कितने हो सकते हैं? 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट द पब्लिक कंपनी, अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो इसके अंदर जो मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम 7, मिनिमम और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम। मेरा एक प्रश्न आपके सामने, आप मुझे जरा उत्तर देना, और जिसने पहले पढ़ रखा है वो मत देना। आप मुझे बताइए जो 1% कंपनी है, ओपीसी जो है, क्या है? ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ये अलग ही कोई कंपनी है? ये पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये कोई अलग ही धरती पे अलग तरीके की कंपनी है? आज कोई ऐसा बच्चा जिसकी पहली क्लास है, मुझसे पहली बार पढ़ रहा है, ओ ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे? ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना समझ में आया बहुत अच्छी बात है। समझ आ रहा है जब जो अभी तक मैंने बताया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलिए बताइए, आप बताइए कौन बताएगा? आप बताइए। खुशी। मैंने आपका नाम खुशी पता क्यों रखा आपका? क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से स्माइल करते हो, मुझे आपका प्यार का नाम अच्छा लगा, खुशी। पहले भी एक बच्ची थी उसका नाम मैंने क्यूटी पाई रखा था, है ना? हाँ तो खुशी आप बताइए। होनी चाहिए बट है नहीं। देखो मैं अगर आपके नाम याद रखूं तो मुझे याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हो। मैं अपने हिसाब से रखती हूँ तो मुझे याद रहते हैं। हाँ तो खुशी आपके हिसाब से क्या है? हाँ प्राइवेट कंपनी है। आपके हिसाब से बेटा गुड़िया? हाँ अलग है बिल्कुल, दुनिया से अलग। आपके हिसाब से देख लो, सोच लो भी। आपके हिसाब से प्राइवेट है, आपके हिसाब से बेटा? हाँ प्राइवेट है। पीछे कोई बच्चा और हाथ उठा लो प्राइवेट वाले, कि आपके हिसाब से प्राइवेट कंपनी है। ओके देखो देख के नहीं भाई और बहनों, अपनी मर्जी से मन की बात सुननी है। हाँ अच्छा, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये कहते हैं जी अलग कंपनी है कोई? अपने मन की बात सुननी है, दूसरों की नहीं। कि ये कुछ ऐसे पीछे मत देखो, अपने मन की बात सुनो। अलग ही कंपनी है दुनिया में, यस है ऐसे भी बच्चा। ऐसे हाथ से उठाओ, चोरी थोड़ी करिए। हाँ ठीक है, जिन बच्चों ने कहा ये प्राइवेट कंपनी है वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि ओपीसी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है। बच्चा CSEET करके आगे बढ़ जाता है लेकिन उसे ये पता नहीं होता। ये मेरा प्रश्न था। तो अगर हम बात करें ओपीसी इज अ, मुझे देखो फीस मुझे दिया, मुझे देखो तो ओपीसी क्या है जल्दी बताइए? ओपीसी क्या है? ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ। आर यू गॉट द पॉइंट? तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 68। अब हमारा एक वक्त आएगा जब हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और लगभग 40 मिनट तक प्राइवेट कंपनी में समझाऊंगी, क्योंकि मेरे मन पे ना, मेरे दिल में एक बात लग गई थी। कुछ दिन पहले की बात बता रही हूं, अब से 8 साल पहले। 8 साल पहले मैं एक प्रोफेशनल के साथ बैठी थी, वो भी CSE थे, और उन्होंने मुझे एक बात बोली। उन्होंने कहा जी अब जो दौर है स्टूडेंट्स का, उनकी क्वालिटी डेप्रिसिएट हो रही है, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। मैंने कहा जी क्यों? कि बात यह है कि मैंने एक प्रश्न पूछ लिया,
मैंने एक प्रश्न पूछ लिया, मैंने क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में सीएस का ट्रेनिंग के टाइम पे अपॉइंटमेंट करते हुए कि प्राइवेट कंपनी के बारे में मुझे बताओ। उस बच्चे ने 2 बातें बताई बस, तीसरा उसे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा ऐसी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे यहां से जो बच्चा निकल के जाएगा ना ट्रेनिंग के लिए, जॉब के लिए, आप उससे प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछोगे, वो 1 घंटा समझा देगा। बस मेरे दिल पे बात लग गई। तब से मैं प्राइवेट कंपनी को बहुत, ऐसा नहीं सभी प्रोविजंस को, बट मैं चाहती हूं कि जो भी प्रोविजन उसकी आपको एक अच्छी नॉलेज हो। ठीक है बच्चों, आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ जी भाई साहब, आपका कोई क्वेश्चन? क्या एप्पल? हाँ हाँ, आप बाहर की बात तो बहुत करते हो। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। हिंदू है मुसलमान है? बस मुझे जवाब दो तो मैं बता दूंगी एप्पल कंपनी क्या है। हिंदू है मुसलमान है? क्या वही क्या? नहीं, हमने कब का लेके गया, हम तो पूछ रहे। चलो अब देखो मेरी बात सुनो। एक्चुअली देर आर 4, नो इट्स ओके, जेन्युइन क्वेश्चन। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चलेंगे। तो कहां से? गुड़गांव से हैं? लोनी? लोनी यूपी लोनी, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं भी आपके पास की हूं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मजाक था। अब सुनिए जरा ध्यान से। एप्पल कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हो, या आप ये भी पूछ सकते हो मर्सिडीज, आप ये भी पूछ सकते हो ऑडी, आप ये भी पूछ सकते हो ब्लैकबेरी, आप ये भी पूछ सकते हो मैम ऑरिफ्लेम, आप ये जो भी आपके मन में, फ्लिपकार्ट क्या है। देखिए बात ये है, देयर आर सो मेनी फॉरेन कंपनीज आर देयर, एंड फॉरेन कंपनीज आर क्या करती है कि इंडिया के अंदर सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करती हैं। हिंदुस्तान में बिजनेस करना है कंपनी फॉर्म में, किसी भी फॉरेन कंपनी को आप आ सकते हो, लेकिन आपको कंपनी फॉर्म में करना पड़ेगा, और वो कंपनी इनकॉर्पोरेट इंडिया में करनी पड़ेगी। उसका हेड ऑफिस, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में रखना पड़ेगा। मतलब या तो आगे चल के आएगा, मैं जब फॉरेन कंपनी आपको समझाऊंगी, फॉरेन कंपनी कॉन्सेप्ट है आपके यहां, जब मैं होल्डिंग सब्सिडरी समझाऊंगी तब आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर प्राइवेट कंपनी की बात अगर हम करें तो प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68। सबसे पहली चीज तो हमने यहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करी। हमने कहा मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो डायरेक्टर्स कितने चाहिए, जल्दी बताओ। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए? 2। मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? 2। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम। अब इधर देख लीजिए, देयर आर सम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आर देयर। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो लॉ के हिसाब से आपको मेंशन करनी है। जब भी कभी प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, उसके 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। वन इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड सेकंड वन इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देयर आर 2 डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। वन इज अ एमओए एंड सेकंड वन इज अ एओए। एओए के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 कंडीशंस मेंशन होती हैं। 3 कंडीशंस आर देयर। पहली कंडीशन कहती है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट शेयर। क्या शब्द बोला मैंने? दूसरी कंडीशन कहती है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200, एंड तीसरी कंडीशन कहती है प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। मतलब ये 3 कंडीशन है, लेकिन तीनों का अलग अलग एनालिसिस हम पढ़ेंगे। पहली कंडीशन कहती है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स, सेकेंड कंडीशन कहती है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200, एंड थर्ड कंडीशन कहती है प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनिए। सबसे पहली चीज, हमें 2 शब्दों के बीच में क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोहिबिशन एंड अ रेस्ट्रिक्शन? देयर आर 2 वर्ड इज यूज्ड, वन इज प्रोहिबिशन एंड सेकंड वन इज अ रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है बच्चों कंप्लीटली बैन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? आप उस काम को चाहकर भी कर ही नहीं सकते। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है आप उस काम को कर सकते हो, बट आपको कुछ कंडीशंस, रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो में आपने देखा लिखा रहता है स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड। इट मींस आप स्पीट कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन पे। दूसरी तरफ लिखा रहता है एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। क्या लिखा रहता है? एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। इट मींस आप वहां पे एंटर अगर होगे तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, जैसे डीएमआरसी का स्टाफ वगैरह ही जा सकता है। अब अगली बात यह है कि प्राइवेट कंपनी में तो 3 कंडीशंस होती हैं,
और प्राइवेट कंपनी के, पब्लिक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 कंडीशन नहीं होती। अब मैं यहां पे आपको एक एडवांस पॉइंट बता रही हूं। आप जब सीएस एग्जीक्यूटिव में आओगे तो वहां पे एक चैप्टर पढ़ोगे कन्वर्जन ऑफ कंपनीज। क्या पढ़ोगे? हमने कहा प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर 3 कंडीशंस नहीं होती हैं। अगर कभी भी प्राइवेट से पब्लिक में जाना है, फिर से सुनना, प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी, तो बेसिक चीजें चेक करनी पड़ेंगी। क्या क्या बताइए? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने? 2 और पब्लिक कंपनी में 3, तो आपको एक डायरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा अगर 2 हैं तो। प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होना है, मिनिमम मेंबर है 7 और प्राइवेट में 2, तो अगर आपके यहां पे 2 हैं तो आपको कितने करने पड़ेंगे? प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट वर्ड यूज होता है, पब्लिक कंपनी में प्राइवेट वर्ड यूज नहीं होता। प्राइवेट कंपनी के केस में 3 कंडीशन आर्टिकल के अंदर होती हैं और पब्लिक कंपनी के केस में 3 कंडीशंस नहीं होती हैं। तो अगर पब्लिक में आपको जाना है तो आपको अपने आर्टिकल से वो तीनों कंडीशन क्या करनी पड़ेंगी? डिलीट करनी पड़ेगी। इसका जस्ट अपोजिट, अगर पब्लिक से प्राइवेट में आना है, अगर पब्लिक से प्राइवेट में आना है तो प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना पड़ेगा और 3 कंडीशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको जोड़नी पड़ेंगी। ऐसे करके आपका एक चैप्टर है जिसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, जो एडवांस लेवल पे आप पढ़ोगे। लेकिन मैं यही इतना मुझे पता है कि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे के इतने स्ट्रांग हो जाने चाहिए ताकि एडवांस लेवल पे जब पढ़ाया जाए तो उतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। नहीं तो बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं होता तो एडवांस लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम यहां पे डिस्कशन करेंगे, डीप डिस्कशन। क्या करेंगे? डीप डिस्कशन। हमने पहले पॉइंट में कहा रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर इट शेयर्स। इट मींस यहां पे एक बात प्रूव हो गई है कि प्राइवेट कंपनी में जब शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है। मतलब मैं कह सकती हूं फ्री ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। क्या बोला मैंने? फ्री ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। यू आर नॉट एब्सोल्युटली फ्री जस्ट टू ट्रांसफर द शेयर। अब यहां पे एक मुद्दा उठता है, यहां एक क्वेश्चन उठता है कि फ्री ट्रांसफरेबिलिटी अगर इसके अंदर नहीं है तो रेस्ट्रिक्शन क्यों है? मतलब इसकी वजह क्या है कि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे, आप नीचे चल के अभी आप एक चीज देखोगे, थर्ड कंडीशन देखोगे तो उसमें लिखा है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। क्या वर्ड यूज किया? प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। पहला मेरा क्वेश्चन क्या था कि रेस्ट्रिक्शंस क्यों है? एक बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रोहिबिशन है क्या करने पे? सिक्योरिटीज इशू करने पे। किसको? पब्लिक को। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, पहले मैं आपको बताऊंगी फिर आपसे ही पूछूंगी। सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म। जब भी कहीं पर शब्द सिक्योरिटीज यूज होता है तो जब आप, फिर से मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, सीएस एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आपका एक पेपर है सीएमएसएल, उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 है एससीआरए। क्या चैप्टर है? उसके अंदर सेक्शन 2 है, क्लॉज एच है, उसके अंदर सिक्योरिटीज डिफाइन है। आपको इतना लंबा चौड़ा याद नहीं करना, बस ये याद रखना है कि सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब सुनो मेरी बात। हमने कहा सिक्योरिटीज जो है एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर सभी कुछ कवर हो जाता है, शेयर आ जाता है, डिबेंचर आ जाता है, बॉन्ड्स आ जाता है, एक्सेट्रा आ जाता है। तो यहां पे एक बात हमें नजर आ रही है कि प्राइवेट कंपनी चाहकर भी शेयर इशू नहीं कर सकती। नहीं समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रही हूं? कि प्राइवेट कंपनी चाहकर भी क्या इशू नहीं कर सकती? किसको? चाहकर भी पब्लिक को शेयर इशू, उसके ऊपर क्या लगा रखा है? रोक लगा रखी है, बैन कर रखा है। भाई और बहनों, जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर ही नहीं सकती तो फिर रेस्ट्रिक्शन किस बात की है? नहीं समझे मेरा क्वेश्चन? मैंने कहा प्राइवेट कंपनी आम जनता को सिक्योरिटीज इशू कर ही नहीं सकती, जब एक तरफ ये पॉइंट है, तो फिर यहां पे बात क्यों लिखी कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट शेयर? भाई जब शेयर ही नहीं है तो ट्रांसफर की बात कहां से आई? और मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200 कहां से आई? सोचिए और जवाब दीजिए अपने आपके मन में जो भी चल रहा है, ताकि इससे आप जब सोचते हैं ना, देखो क्लास लेने का यही फायदा होता है कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो बस हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब हम क्लास के अंदर बैठते हैं, क्लासरूम के अंदर होते हैं, तो हम चीजों पे डीप डिस्कशन करते हैं, उससे हमारा माइंड जो है और ब्रॉड होता है और सोचने के लिए मजबूर होता है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पब्लिक कंपनी के प्राइवेट कंपनी के केस पे प्रोहिबिशन है क्या इशू करने पे?
सिक्योरिटीज, किसको? पब्लिक को, कि कर ही नहीं सकते। जब कर ही नहीं सकते तो फिर ट्रांसफर कहां से हुआ? और जब सिक्योरिटीज मतलब शेयर इशू कर ही नहीं सकते तो 200 की लिमिट कहां से आई? ये 2 क्वेश्चन है मेरे। पहले क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? हाँ जी दीजिए। नहीं, मेरा तो ये प्रश्न है, मेरा तो ये क्वेश्चन है कि जब यहां पे इन्होंने कहा प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक, प्रोहिबिशन लगाया है, पूरे तरीके से इन्होंने बैन किया है, तो फिर रेस्ट्रिक्शन किस बात की? सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। स्पेसिफिक जैसे? क्या बात है, बहुत ही अच्छे। और कोई बच्चा? अच्छा, और कोई बच्चा कुछ बताना चाहेगा? यस बेटा बोलिए। आप ट्रांसफर पे आगे पहुंच गए, मैं पीछे ही हूं। मान के चलो किसी की लड़की है ही नहीं तो लड़की की शादी कहां से करेंगे? मेरा क्वेश्चन समझो ना। आप कह रहे थे शादी करके किसी और के घर भेज दी, हमने कहा जी पैदा ही नहीं हुई। नहीं समझ रहे बात को? जब उनके घर पे बेटी है ही नहीं तो बेटी की शादी कहां से करेंगे? मैंने कहा जब शेयर इशू कर ही नहीं सकते तो ट्रांसफर की बात कहां से आई? नहीं समझे क्वेश्चन अभी भी? अब बताओ, ट्रांसफर का मतलब होता है एक दूसरे से एक दूसरे को दे देना। ट्रांसमिट तो मरने के बाद होता है। हमने कहा शेयर है ही नहीं तो देंगे कहां से? नहीं समझे हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके के जवाब आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे जवाब आते हैं, जिससे मुझे बड़ा अच्छी फीलिंग आती है। सुबह सुबह जब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है तो बड़ा मजा आता है देखने से। पता है क्यों? क्योंकि आप एकदम चार्मिंग बच्चे हो, एकदम मतलब एंथुसियास्टिक, एक ऐसी स्टेज पे जो कुछ कर गुजरने की स्टेज पे खड़े हो। मतलब आप अभी जिंदगी में बहुत मोटिवेटेड हो, है ना? वही अगर 80 साल के व्यक्ति के साथ बात करते हैं, 75 साल के व्यक्ति की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देता है कुछ स्थिति में। सब तो नहीं करते कि बस अब तो जिंदगी जी ली, अब तो जी क्या है, भगवान कभी बुलावा भेज दे कभी चले जाए। नहीं, देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। इंदिरा गांधी जी हैं अभी? इनसे पूछे मैं, हैं? इंदिरा गांधी जी को जानती हो आप? अच्छा, इंदिरा गांधी जी हैं अभी? नहीं है? ऐसी बातें कर रहे हो, किसी और के सामने मत बोल देना। आप बताओ बेटा। नहीं, इंदिरा गांधी जी नहीं है अभी? आप बताओ बेटा, कौन थी वे? मैंने कहा और ये और नो टॉकिंग, और आयरन लेडी बोलते हैं। और देखो ये बात बिल्कुल सही हुई, राहुल गांधी की दादी जी। और कुछ जानते हो? और कुछ नहीं जानते? चलो ये बैच काफी अच्छा है। एक बैच में मैंने बच्चों से पूछा बेटा इंदिरा गांधी जी को जानते हो कि जानते हैं? अभी हैं अभी हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। जीके पढ़ाई जाती है आपको भी? जीके स्कूल में जीके पढ़ाते हैं? जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाया जाता? 6th क्लास में नहीं पढ़ाएगा जीके? WTO WHO की फुल फॉर्म, WTO की फुल फॉर्म, WHO की फुल फॉर्म पढ़ाया गया कभी? मॉरल साइंस पढ़ाएगा? मॉरल साइंस नहीं पढ़ाएगा। MSc जिसे बोलते थे वो भी नहीं पढ़ाया जाता? तो पढ़ाया क्या जाता है? हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी। हाँ याद है, चलो कुछ तो याद है, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मैं आपको भाई साहब सुन लीजिए थोड़ी सी देर। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहां पे एक शब्द यूज किया पब्लिक। अगर आप ध्यान दो तो पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकते। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूं, आपके सामने, और मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करना। 2 तरीके की मैरिजेस होती है। एक होती है इसमें कार्ड प्रिंट होता है, इन्विटेशंस जाते हैं, सब कुछ जाता है। एक होता है प्राइवेट मैरिज। सुना आपने कभी प्राइवेट मैरिज? एक होती है पब्लिक मैरिज, आम जनता को बुलाया जाता है, आ जाना भाई, ये वो फ्रेंड ठिकाना सब कुछ। एक होती है प्राइवेट मैरिज जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट, जैसे कोविड में होती थी, दूल्हा और दुल्हन और साथ में कोई नहीं, दूरी, आगे दूल्हा पीछे दुल्हन और उसके अलावा दूरी, है ना? कोविड में देखिए आपने शादियां, नीचे से एक लड़का जा रहा है,
शेरा लगा रखा है, शेरवानी पे रखी है, दुल्हन दुल्हन 1 किलोमीटर दूर जा रही है, उसके पीछे उसकी बहन जा रही है और वो दूर से ही चावल ले, पास तो आ नहीं सकती। तो आपने देखी होंगी, नहीं देखी? देखी है कोविड में मैरिजेस देखी हैं? कहीं से बुलावा आया तुम्हारे लिए? नहीं आया ना, और आ भी गया तो तुम गए नहीं। तो देखो, दो बातें होती हैं। एक होती है कि एक ऐसी मैरिज है, जनरली ऐसा ही होता है कि इनविटेशन पब्लिक एट लार्ज को जाता है, सबको बुलाया जाता है। एक ऐसी शादी होती है जहां पे किसी को नहीं बुलाते, बस घर के सिलेक्टेड लोग होते हैं, शादी हो जाती है। शादी तो दोनों केस में हो रही है, बट एक में पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व हो रही है। बिल्कुल इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी केस में भी शेयर्स होते हैं, बट यहाँ पे आम जनता को इन्विटेशन नहीं जाता, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही शेयर्स दिए जाते हैं और उसकी एक लिमिट होती है 200 तक। मतलब इन्वाइट करके शेयर्स इशू नहीं किए जाते, और वो भी उसकी लिमिट क्या है? ओनली 200, ओनली। अब मुद्दा ये उठता है, मैम जैसे शेयर इशू नहीं करते तो कंपनी में तो पैसा बहुत कम रहता होगा। किसका? प्राइवेट पर्सन्स का। मैक्सिमम लिमिट इज 200। तो अगर कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो ऐसी स्थिति में उसके पास पैसा कैसे आएगा और कहां से आएगा? देखिए, प्राइवेट कंपनी में लिमिट लगा दी है कि मैक्स टू मैक्स 200 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। 200 की लिमिट आपने इस पे डाल दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि अगर प्राइवेट कंपनी को कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं तो ऐसे केस में फंड कहां से आएगा? ऑप्शन नंबर 1, यू मे गो फॉर बैंक बोरोविंग्स, यू मे गो फॉर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोविंग, और उससे भी अगर काम नहीं चलना और आप चाहते हो कि मुझे और बड़ा प्रोजेक्ट करना है, देन इन दैट सिचुएशन यू कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी। तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी यू आर फ्रीली इजिली इनवाइट पब्लिक एट लार्ज एंड सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज। And you know, securities is a broader term. It itself covers shares also, or it itself covers debentures also. तो ओनर्स फंड से भी इकट्ठा कर सकते हैं और बोरोड फंड से भी। इसीलिए जब भी कभी बड़ी कंपनीज की बात होती है, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात होती है, तो इन दैट सिचुएशन ओनली पब्लिक कंपनीज आर देयर, जहां ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। अब मुद्दा ये उठता है, जब प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट फंडिंग है, प्राइवेट लोगों का पैसा है, पब्लिक एट लार्ज का तो नहीं है। इन दैट सिचुएशन प्राइवेट कंपनी के लिए भी लॉ की तरफ से रिलैक्सेशंस होती हैं। नो नीड टू फॉलो ऑल द सेक्शंस ऑफ कंपनी एक्ट, गिविंग सम एग्जम्पशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द प्रोविजंस। बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर लागू क्यों नहीं किए जाते? जवाब दीजिए। बिकॉज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नो मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक, ओनली सिलेक्टेड पर्सन्स आर देयर। गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है जब पब्लिक का पैसा फंसा हुआ है। अगर पब्लिक का पैसा ज्यादा है तो पब्लिक के पैसे के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपने अगर कंपनी को पैसा दे रखा है तो आपको यह पता होना चाहिए कंपनी ने क्या कमाया, क्या बचाया और क्या गवाया। यस और नो? सो ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है? डिस्क्लोजर से, और डिस्क्लोजर किसके तहत होते हैं? लॉ के तहत। तो यहां पे क्रक्स क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनी के केस में भी कंपनी एक्ट के सेक्शंस की छूट दी जाती है, और लॉ की लैंग्वेज में उसे बोलते हैं एग्जेम्पशंस, प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस, बेनिफिट्स। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज नो रिलैक्सेशन, देयर इज नो रिलैक्सेशन। अब यहां पे एक बात और समझिए, पब्लिक कंपनी भी लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। मैम इन दोनों में क्या अंतर है? जो लिस्टेड होती है उनके शेयर्स मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड हो रहे होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या हो रहे होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना है? मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां 24 घंटे आप कभी भी जाके अपने शेयर्स को क्या कर सकते हो? सेल कर सकते हो। वैसे उसका एक टाइम होता है ओपन होने का और क्लोज होने का, लेकिन आप बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के, ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टॉक ब्रोकर, आज आपका मन है मेरे 1 लाख के शेयर मुझे सेल करके अभी पैसा चाहिए, यू मे गो एंड सेल। वहां पे खरीदार भी है और जिसे बेचना है वो भी है, बायर भी अवेलेबल है और सेलर भी अवेलेबल है। अच्छा एक बात बताओ, लिस्टिंग का क्या फायदा होता है कंपनी को? अच्छा एक बात बताइए, चलो दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। मान के चलिए आपने अनलिस्टेड कंपनी के शेयर लिए, ठीक है, और खुशी ने लिस्टेड कंपनी के शेयर लिए, तो दोनों में क्या अंतर है? आप अगर अपने शेयर बेचना चाहते हो तो इट टेक सम टाइम, यस और नो? लिक्विडिटी कम है, बट अगर खुशी शेयर सेल करना चाहती है तो वो इजीली क्या कर सकती है? सेल
कर सकती है, क्योंकि इसकी कंपनी में, इनके केस में लिक्विडिटी है, इनकी कंपनी लिस्टेड है कहां पर, स्टॉक। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इजिली कन्वर्ट इनटू कैश। समझ में आई बात? तो इसका एडवांटेज जनता को क्या मिलता है, उनके पैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी कंपनी को क्या फायदा मिलता है लिस्टिंग कराने का, बताइए? कंपनी को यह फायदा है कि ज्यादा लोग उसके साथ अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा लोग उसे अपना पैसा देंगे, उसकी इमेज होगी, ब्रांड बिल्डिंग होगी, गुडविल होगी। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? जितनी भी लिस्टेड कंपनी इंडिया के अंदर है, एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर, एंड हु इज अ कंप्लायंस ऑफिसर? ओनली कंपनी सेक्रेटरी। ये आपका स्कोप है। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, एवरी लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ सीएस एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, एज अ। तो ये जो कोर्स आप कर रहे हो, ये कोई एम्प्लॉय का कोर्स नहीं है, ये एक ऑफिसर का कोर्स है। इसकी क्लास, इसकी कैटेगरी जो है वो टॉप मैनेजमेंट है, ना कि लोअर, ना कि मिडिल। आपको फर्स्ट डे जो जाना है, जो काम करना है, आपका जो वर्क होगा वो होगा रिपोर्टिंग का, वो होगा कोऑर्डिनेशन का, वो होगा डिस्कशन का, वो होगा रिप्रेजेंटेशन का, वो होगा एडवाइस करना, वो होगा अरेंज करना, एजीएम अरेंज करना, बोर्ड मीटिंग अरेंज करना। Whenever you qualify company secretary and you entering into the corporate world, on the very first day you enter into the boardroom. What do you mean by the boardroom? Where the board of directors are resided, where the board of directors are sitting. तो आपकी नौकरी या तो माफ है या साफ है? पूछो क्यों? तो डायरेक्टर्स के साथ बैठ रहे हो आप, आपको क्यों अपॉइंट किया जाएगा? क्या लॉजिक रहेगा आपको अपॉइंट करने का? लॉजिक ये रहेगा कि यू आर मोर अवेयर अबाउट द लॉज, यू आर मोर अवेयर द अपडेशंस ऑफ लॉज। एक बार को कोई लॉ पढ़ भी लेता है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब कंपनी एक 1956 था ना, तो बहुत पुराना एक्ट था, तो ऑलमोस्ट सभी प्रोफेशनल्स पढ़ते थे। बट वेन एवर अ न्यू एक्ट कम्स इन टू द पिक्चर, दैट इज अ कंपनी एक्ट 2013, एंड 2013 टिल नाउ ऐसा कोई एक महीना होगा जिसमें अमेंडमेंट नहीं हुई है। बैक टू बैक अमेंडमेंट्स आर देयर, बैक टू बैक चेंजेस आर देयर ड्यू टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या शब्द बोला मैंने? वैसे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ा सा एनवायरमेंट में और बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव में पढ़ाती हूं, लेकिन यहां आपको एक हिंट दे रही हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन अ इजी फॉर्म, दैट इज द इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू आर डूइंग बिजनेस, यस, यू आर इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस, यस, so doing easily, no need to follow the more compliances, compliance free doing business, easy format। क्या बोला मैंने? सिंगल विंडो सिस्टम। अगर क्रक्स में बताऊं, सिंगल विंडो का मतलब होता है आपको जगह जगह अप्रूवल लेने की जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह रहो। फॉर एग्जाम्पल, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, सुना आपने जीएसटी के बारे में? नो नीड टू फॉलो द वेरियस, नो नीड टू पे और टैक्स ऑन टैक्स, जस्ट टू पे सिंगल टैक्स, दैट इज द जीएसटी। आर यू गॉट द पॉइंट? तो यहां पे यही कोशिश हो रही है कि किस तरीके से चीजें इंप्रूव हो। अब हम पहली कंडीशन, देयर आर 3 कंडीशंस इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंडीशन नंबर 1, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर इट शेयर्स। अब मैं फिर से आती हूं, मुद्दा यह है कि ट्रांसफर करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है, व्हाट इज द लॉजिक एंड रीजन, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? जवाब देके बताइए। क्वेश्चन समझे कि प्राइवेट कंपनी में शेयर्स की ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई, इसकी वजह क्या है, और पब्लिक में क्यों नहीं लगाई? कौन बच्चा बताएगा? क्योंकि अच्छा, और कुछ? देखिए आप यहां पे इसीलिए आते हो, ओके, एंड यस, मैंने वाली बात बोली थी। और मम्मी कैसी बातें बोल रही, मैंने बात नहीं बोली, आपने तोड़ मोड़ के बोल दी। और कोई बच्चा पीछे? यस, ओके, और पीछे कोई? यस, एनीबडी? बॉयज कुछ कहना चाहते हो? यस, एप्पल आप कुछ कहना चाहते हो? ऐसे हंसना नहीं, देखो ये हमारी अपनी आपसी बातचीत है, वो बच्चे फिर क्वेश्चन भी नहीं पूछोगे। यस बेटा, आपको कुछ पूछना है? नहीं, पीछे? नो, नो आइडिया। अब सुनिए मेरी बात, एक तरफ होता है बेनिफिट्स, मतलब इसे बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। क्या बोलते हैं? एक तरफ आपको रिलैक्सेशन मिल रही है,
तो एक तरफ आपको भी कुछ लॉ की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, कंप्लायंसेस पूरे करने हैं। जैसे कि प्राइवेट कंपनी को कहा तुम प्राइवेट हो इसलिए तुम्हें रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर तुम प्राइवेट नहीं हो तो तुम्हें रिलैक्सेशन और तुमसे सीज कर ली जाएंगी। प्राइवेट कंपनी की कंडीशन है कि अगर आपको प्राइवेट रहना है तो आपके यहां पे 200 लिमिट होनी चाहिए मेंबर्स की। अगर 200 से इंक्रीज हुई तो आपका स्टेटस लूज हो जाएगा एंड यू कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ पब्लिक कंपनी। यस और नो? अब मान के चलिए हम कहते हैं टोटल 200 मेंबर्स आर देयर, उसमें से एक मेंबर के पास 10 शेयर है, उसने एक शेयर अपने पास रखा और 9 शेयर सबको दे दिए, 9 लोगों को दे दिया। नाउ नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200 और 209, लिमिट एक्सीड हो गई, कंपनी का स्टेटस। ऐसी स्थिति में क्योंकि एक ये भी लॉजिक है और दूसरा लॉजिक ये है कि यहां पे जो ओनरशिप है वो बहुत ज्यादा लोगों में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोगों को ओनरशिप नहीं देना चाहते, तो उसके ऊपर एक लिमिट लगा रखी है। लिमिट कैसे? जैसे टोटल 200 मेंबर है तो एक होता है प्री एम्प्टिव क्लॉज। क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन किस तरीके से हो सकती है? तो रेस्ट्रिक्शन में इन्होंने कहा प्री एम्प्टिव क्लॉज होता है कि इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि भविष्य में अगर तुम इस कंपनी के शेयर सेल करोगे तो इसी कंपनी के प्रमोटर से, इसी कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनसे आपको पहले पूछना पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो फर्दर आप बेच सकते हो। क्लियर या ऑल क्लियर? ये समझ में आया नहीं है? इसी वजह से इसके ऊपर क्या लगाई गई है? रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्लियर होगी बात? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्राइवेट कंपनी इज 200। मतलब प्राइवेट कंपनी के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 200। लेकिन इसके लिए बच्चों में 3 कंडीशन पढ़नी है, 1, 2 एंड 3। देयर आर 3 कंडीशंस आर देयर। वो 3 कंडीशन क्या क्या है जरा वो भी समझते हैं। कंडीशन नंबर 1 कहता है कि आपको मुझे बताना है क्या ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी है? जल्दी बताओ, क्या ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी है? कम ऑन रिप्लाई, आइदर ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी। यस, ओपीसी क्या है? ओपीसी जिसमें एक मेंबर है, एक मेंबर था और एक ही रहेगा, उसे हम ओपीसी बोल रहे हैं। अब मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं, उसके बाद इस पॉइंट को समझाऊंगी। व्हाट्स योर रियल नेम? काजल। मैंने कहा काजल को छोड़कर सारे बच्चे क्लास के बाहर चले जाइए। मैं आपसे पूछती हूं क्या काजल क्लास में आती है? क्या काजल क्लास का भी पार्ट है? अगर मैं बोलती सारे बच्चे बाहर चले जाओ तो काजल भी चली जाती, लेकिन मैंने क्या बोला? ए काजल, तुझको छोड़कर सारे बच्चे बाहर चले जाइए। काजल को छोड़कर सारे बच्चे बाहर चले जाइए। अब ऐसी स्थिति में इसका मतलब काजल को छोड़कर बोला तो काजल भी क्लास में थी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इन्होंने कहा जी प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स की लिमिट 200 है, तो प्राइवेट कंपनी में तो जो भी प्राइवेट कंपनी है सब आ जाएंगी ना। यस और नो? तो बच्चों इसी वजह से यह बोला जाता है कि ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है। तो इन्होंने कहा जरा ठहरो, जरा ठहरो, थोड़ा क्या होता है? जरा ठहरो, थोड़ा देर लगेगी। फिर से बोला मेरे साथ, जरा ठहरो, थोड़ा देर लगेगी। इन्होंने कहा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी 200 की लिमिट काउंट करनी है तो ओपीसी को छोड़कर, फिर से समझना मेरी बात, ओपीसी को छोड़कर 200 लिमिट होगी। मतलब ओपीसी के केस में 200 मेंबर, क्या बोला मैंने? ओपीसी केस में 200 मेंबर, आवाज नहीं आ रही, 200 मेंबर, क्योंकि ओपीसी में तो एक मेंबर है, एक मेंबर था और हमेशा हमेशा एक मेंबर है, एक मेंबर था और हमेशा। क्लियर या ऑल क्लियर? क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का कच्चा कच्चा? जोर से बोलिए, पक्का पक्का कच्चा कच्चा? तो जब जब 200 की लिमिट काउंट करनी है तो किसको छोड़कर? ऐसे नहीं भाई, तुम बोलते ही नहीं, ऐसे बोला ओपीसी, किसको छोड़कर? चलिए बताइए, कौन? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आए। आगे वाले देखो, आगे वाले कैसे बोल रहे हैं, पीछे वाले जोर से बोलिए। जिम वाले लड़के और जिम वाली लड़की देखो है ही नहीं कोई। खैर कोई बात नहीं। तो इट मींस हमने कहा कि ओपीसी को छोड़कर, ओपीसी को, ये 200 की लिमिट है। पहली कंडीशन समझ में आ रही है? दूसरी कंडीशन सुनिए। दूसरी कंडीशन में ये कह रहे हैं कि भैया मान के चलिए ए और बी ने,
ए और बी ने, दोनों ने मिलके, ए ने भी और बी ने भी, ए और बी ने दोनों ने मिलके शेयर होल्ड करे, ठीक है, तो वो दो नहीं काउंट होंगे, एक ही मेंबर काउंट होगा। फिर से सुनिए, हमने कहा 200 लिमिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 200 है। ए और बी ने मिलके 100 शेयर होल्ड करे, तो सीरियल नंबर 1 में ए प्लस बी लिखा जाएगा, सीरियल 1 में ए और सीरियल बी में 2 बी, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूं, मान के चलिए ए ने और बी ने दोनों ने मिलके, ए ने भी और साथ में बी ने भी मिलके टोटल कितने शेयर होल्ड करे, और ये रजिस्टर ऑफ मेंबर है और इसमें होता है सीरियल नंबर, ठीक है, और यहां पे नेम और यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स। एक तरीका यह है कि ए, पहला ए और नंबर ऑफ शेयर 50, पहला ए और नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा बी और नंबर ऑफ शेयर 50, तो एक मेंबर दो मेंबर हो गए। नहीं करना है ऐसा, क्या करना है, सीरियल नंबर 1 ए प्लस बी और नंबर ऑफ शेयर्स 100। क्यों? क्योंकि इन्होंने शेयर्स कैसे होल्ड करे, अगर ज्वाइंट में शेयर होल्ड किए जाएंगे तो ज्वाइंट शेयर होल्डर काउंटेड एज सिंगल मेंबर, ज्वाइंट शेयर होल्डर शैल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर। फिर से बताइए, ज्वाइंट शेयर होल्डर शैल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर। अगर कोई ज्वाइंट में शेयर होल्ड करेगा तो उसको सिंगल मेंबर ट्रीट किया, आवाज आई नहीं आई, पक्का पक्का कच्चा कच्चा। पहली कंडीशन क्या थी 200 की, जल्दी बताओ, पहली कंडीशन क्या थी कि अगर कोई ओपीसी के केस में 200 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ओपीसी में तो एक मेंबर है, एक मेंबर था और हमेशा सो जा बेटा सो जा, सोते 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 भूख लगी, खा ले बेटा। तो जो बच्चे सो रहे हैं उनको पता चल गया मैं किसको कह रही हूं, नाम नहीं ले रही, ठीक है। तो जो जाग गए भाई और बहनों, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो भैया जी। अब की बार अगर कोई बच्चा सोच के कान में श कर देंगे। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, तो पहली लिमिट समझ में आ गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कम टू द थर्ड कंडीशन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है, प्लीज बातें नहीं करें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि अगर कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हाई लेवल पे जाना है या बहुत सक्सेसफुल होना है तो उसके पास सिर्फ एक रास्ता है, वो है अपने एम्प्लॉयज को खुश रखना। अगर हम एमबीए की बात करें, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस जहां से एमबीए कराई जाती है, वहां पे केस स्टडी सेशंस होते हैं, केस स्टडी, लाइव केस स्टडी सेशंस होते हैं। जैसे मैं आपको एक नाम बताती हूँ, बहुत बड़ी पर्सनालिटी का, जीबी ढोलकिया, आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको अब उनका ना गिफ्ट देने का तरीका बताती हूँ तो आप जानते होंगे। कि आपने बहुत पहले ये सुना था कि एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को कार गिफ्ट करी है, ज्वेलरी गिफ्ट करी है, फ्लैट गिफ्ट करा है, होली दिवाली बोनस में, सुना है आपने ऐसा? नहीं सुना? 2017 में, तब आप कितने साल के होंगे? 2017 में कितने साल के होंगे? 16-17 के आसपास। कितने साल, अभी कितने साल के हो? 18 साल के हो, तो आप 5, आपने नहीं सुना होगा, आप बहुत छोटे बच्चे थे उस टाइम, क्योंकि उस समय तो आप कॉर्पोरेट से कहीं तक कनेक्टेड नहीं थे, और अखबार तो आपने कभी पढ़ा नहीं है, और अखबार आप पढ़ना भी नहीं चाहते, और पेरेंट्स के साथ बैठ के पेरेंट्स आपको ऐसी बातें बताएंगे नहीं, क्योंकि आप बहुत छोटे थे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअली वो ना, उनका ना डायमंड का बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, ज्वेलरी की फिनिशिंग, कटिंग, सब कुछ है उनका। उनका शुरू से ही ना एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज काम करेंगे ना, उनको जो फैसिलिटीज है ना वो बहुत अच्छी दी जाएगी। कि फैसिलिटीज अच्छी कैसे? सबसे पहले अकोमोडेशन होता है, जहां पे एम्प्लॉय वर्क करते हैं, फुल्ली फर्निश्ड एसी अकोमोडेशन है। फिर दूसरा, खाने पीने की व्यवस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कैंटीन फैसिलिटी है, फर्स्ट क्लास फूड मिलता है। तीसरी चीज होती है, आपने बहुत सारी नीड्स पढ़ी होंगी बिजनेस स्टडीज में, हायरिंग की नीड्स होती है, स्टीम नीड्स होती हैं, पढ़े क्लास 12, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा, पढ़ा रहता है, जो भी किया मैम पास हो गए, बस बात यह है, ठीक है। तो इट मींस अब क्या है कि उसके बाद क्या होता है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा खुश रखते हैं तो एम्प्लॉयज हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन करती हूँ और आप मुझे उसका रिप्लाई करना। मान के चलिए आप सब लोग एक्स लिमिटेड में वर्क करते हो, कंपनी है, मैंने कहा
आज तुम में से कोई भी 10 बजे से पहले घर नहीं जाएगा। आज तुम सबको मेरी कंपनी में काम करना है, मेरी कंपनी के लिए काम करना है, तुम सबको। तुम्हें कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है ना? मैंने कहा बच्चों, जितने भी एम्प्लॉयज यहां पे हैं, आज आपको अपनी कंपनी के लिए रात 10 बजे तक काम करना है। यह सिर्फ आपकी अपनी कंपनी है, आपका बिजनेस है, आपके हाथों में है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बताइए कैसा लगा? इसीलिए अब मजा आए तो वाह वाह करना। आज आपने एक बार भी वाह वाह नहीं करा है ना? शब्द शब्द पहले सुन तो लो। शब्द शब्द करे सब कोई, फिर से सुनना। शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द के मोल न भाव। एक शब्द मरहम करे और एक शब्द करे घाव। अब तो कर दो वाह वाह। इरशाद सुभान अल्लाह। अब सुनिए ध्यान से। इट मीन्स जो वर्डिंग्स होती है, अब वो वर्डिंग अगर एक्चुअलिटी में कन्वर्ट हो जाए, अगर वर्डिंग्स किस में कन्वर्ट हो जाए, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा, जब आप छोटे बच्चे थे तो जनरली आप दुकान पे चिप्स लेने, चॉकलेट लेने जनरली आप जाते थे। कभी कभी आप देखना, आप किसी दुकान पे पहुंचे, उस दुकान पे जो दुकानदार है, जैसे अंकल है, भैया है, जो भी है, मोटा पतला जो भी आदमी है, XYZ, तो आप उनसे बोलते चिप्स दे देना। अब बच्चों का मन जो बहुत चंचल होता है, उन्होंने ब्लू कलर का चिप्स देखा, बोले अंकल ब्लू वाला चाहिए, अंकल ने ब्लू वाला दे दिया। फिर आपने बोले नहीं नहीं मुझे रेड वाला चाहिए, उन्होंने रेड दे दिया। आपने कहा नहीं मुझे तो येलो अच्छा लगता है, मुझे येलो दे दीजिए, उन्होंने येलो दे दिया, उतार के दे दिया और फाड़ के दे दिया और हंस रहे हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप अब एक और दुकान पे गए, उनसे कहा कि अंकल मुझे अंकल चिप्स चाहिए, उसने 5 वाला फाड़ के दे दिया। आपने कहा नहीं मुझे 10 वाला चाहिए, भगे से, पहले बताना चाहिए था, पागल है, बुद्धि नहीं है बिल्कुल, कुछ भी बोलता रहता है। आप उस दिन तो उसकी दुकान पे जाओगे, उसके बाद नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होना है एंड आपको जो काम करना है, आप जो पर्सनालिटीज हो, आप कुछ चुनिंदा लोगों में से हो। जैसे इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज आर देयर, आउट ऑफ इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ सिलेक्टेड लोग। तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जो बनने जा रहे हो, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो दूसरों से। यू आर नॉट अ केमिकल जस्ट टू रिएक्ट बाय एनीबडी। कैसे? जैसे आपके भाई ने बोला आप पढ़ाई कर रहे हो, हाँ तू बहुत पढ़ रही है, फेल हो जाएगी, बस आप रिएक्टिव हो गए। रिएक्टिव कैसे? उसको मारने काटने के लिए चल दिए, मुक्का मारने को तैयार, लड़ाई करने के लिए, हाँ तू बहुत पढ़ता है, तू बहुत पढ़ लिख के बनेगा। आप रिएक्ट हो गए, जस्ट टू रिएक्ट एज अ केमिकल, डोंट रिएक्ट। आपको बोला कि तू बहुत पढ़ रही है, बड़े भारी पर, हाँ भाई मैं तो नहीं हो पाऊंगी, बुद्धू हूं मैं तो, तू बहुत होशियार है, क्या करूं मैं तो बुद्धू हूं। वो फ्लॉप हो गया ना, फ्लॉप हो गया ना। लेकिन जैसे आपको कोई कुछ गलत बोलता है, मान के चलिए आपको जस्ट एक बात बोली, तो आप बोल दो जी हाँ तू तो बिल्कुल सुंदर नहीं, हाँ मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूं, क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं है, भगवान से इस बार जाके रिक्वेस्ट करूंगी, अगली बार सुंदर हो जाऊंगी। आप बहुत सुंदर हो, लेकिन हम सुंदर नहीं है। लेकिन अगर कोई ये बोले ओए तू होगी सुंदर, मैं तो बहुत सुंदर हूं, तो इट मीन्स रिएक्टिव नेचर। रिएक्टिव नेचर नहीं होना चाहिए। आपको दो में से एक ऑप्शन ऑप्ट करना है, आइदर फाइट और अ फ्लाइट। तो यू ऑप्ट अ फ्लाइट, नॉट अ फाइट। जो ये सोचते हैं ना कि हम कोई भी चाहे, कोई भी आपको रिएक्टिव बना दे, कोई भी आप ऐसी चीज हो कि आप केमिकल हो, आप रिएक्ट कर जाओ। इंसान ऐसा होना चाहिए जो किसी के हाथ में किसी का कंट्रोल ना हो। बात समझ रहे हो? ये जो आपकी एज है, जिस एज में आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ये एज बहुत अच्छी है। इसमें यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल स्ट्रेसेस, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, अर्निंग प्रेशर, देयर इज नो फॉर्मेलिटीज, यू आर कंप्लीटली फ्री। अगर आपने इस समय का सही यूटिलाइजेशन किया, देन यू बिकम सक्सेसफुल। आपने इसका बेड यूटिलाइजेशन किया, गई भैंस पानी में। ये कुछ टाइम ऐसा रहेगा जहां आपको फोकस करने की जरूरत है, लेकिन बेटा इस उम्र में ही नहीं पढ़ा जाता। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब इंसान इसी उम्र में अपने आप को रखता है। मैं आपको एक बात समझाऊंगी, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मर्जी आपकी है। आप ऐसे मत करना, क्लास में इससे बच्चे टीचर कुछ समझा देते तो आप बोलते थे हो, ऐसे नहीं करना। आप बहुत मैच्योर बच्चे हो। बच्चों होता क्या है कि जिस एज में आप हो, जिस आयु में आप हो, तो इसमें अट्रैक्शन बहुत होता है। जैसे मान के चलिए कोई लड़का मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है, अब उसे कोई सुंदर सी लड़की दिखी, तो उसको कश्मीरी गेट उतरना था, वो कश्मीरी गेट ना उतर के उसे यही नहीं पता सीलमपुर पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला, वो खो गया सपनों में। आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके इसलिए चलना, जो भी सुंदर लड़की जा रही है, कुछ सुंदर लड़का देखा, अच्छा तो वो ये मेरे वाला है, भैया कैसे होगा तेरे वाला,
अभी तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो भावनाओं में नहीं है ना, आपको अभी थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जिस कोर्स में आप अभी आ चुके हो ये एक बहुत ही ज्यादा दलदल टाइप की है। मतलब इसमें जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना नीचे खिसकते जाते हैं। पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप CSEET करोगे, आप CSEET पास हो जाओगे तो आप हवाओं में उड़ने लगोगे, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, बट जितना आगे जाओगे उतना नीचे धंसते जाओगे, क्योंकि इसमें जो मेन है, जो असली चीज है वो है CS एग्जीक्यूटिव, नॉट CS प्रोफेशनल। CS एग्जीक्यूटिव में जितना भी दमखम होता है बच्चे के अंदर उसे पूरा लगाना पड़ता है और ढंग से लगाना पड़ता है, तब जाके वो क्लियर करता है। और पढ़ाई करने के लिए, पूजा करने के लिए एक वातावरण से लेके एक सही दिमाग की जरूरत होती है, अच्छे माहौल की जरूरत होती है, अच्छे एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, अच्छे सर्कल की जरूरत होती है। आप जिस क्लास में बैठो सभी बच्चे आप ही के जैसे पढ़ने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चंस पुट अप करिए, अच्छे कोऑर्डिनेशन करिए। आप अपना टाइम बिल्कुल भी 1 मिनट भी इधर उधर वेस्ट नहीं करना, डिस्कशन करना है। क्लास खत्म हो गई उसके बाद एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि देख इसमें ये पॉइंट था, इससे आपकी नॉलेज इलैबोरेट होगी। नो नीड टू आस्क एनी नॉनसेंस क्वेश्चन। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे थे। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज हाउ मच? कम ऑन रिप्लाई। 200। देयर आर 3 कंडीशंस आर अटैच्ड। फर्स्ट वन इज in case of OPC 200 limit is not applicable. Point number 2 is joint shareholder shall be counted as 1. Come to third point. अगर कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अगर कंपनी के अंदर कोई भी एम्प्लॉय है या कोई भी एम्प्लॉय था, फिर से सुनो, कोई भी एम्प्लॉय है या कोई भी एम्प्लॉय था का मतलब क्या है? पहले था, पास्ट में था, तो पहले था या है और उसने अगर शेयर होल्ड कर रखे हैं तो शैल नॉट बी काउंटेड इन 200 लिमिट। प्रेजेंट प्लस पास्ट एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर, एम्प्लॉय भी है और साथ में क्या होल्ड कर रखे हैं, तो वो 200 की लिमिट से बाहर रखा जाएगा, वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। मैम ऐसा क्यों होता है? क्यों का लॉजिक समझिए। एम्प्लॉय को शेयर्स देने का ऑब्जेक्टिव फंड्स रेज करना नहीं है। जी ललचाए रहा ना जाए, जी ललचाए रहा ना जाए। एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए बेनिफिट्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं बता रही हूं आपको, यहां नहीं पढ़ना, आगे ही पढ़ना। ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या बोला मैंने? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कुछ प्लान्स दिए जाते हैं जिसके तहत शेयर्स दिए जाते हैं और वो इस कंडीशन पे दिए जाते हैं कि अगर तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहोगे तो आपको ये शेयर्स मिलेंगे, अदरवाइज शेयर्स। तो शेयर इशू करने का ऑब्जेक्टिव नॉट टू रेज द फंड बट जस्ट टू रिटेन द एम्प्लॉयज। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? लेकिन अगर 200 की लिमिट में एम्प्लॉयज वाले शेयर होल्डर्स भी कवर हो जाते हैं तो चाह कर भी ऑर्गेनाइजेशन फंड ही नहीं रेज कर पाती, या फिर चाह कर भी एम्प्लॉयज को शेयर नहीं दे पाती। क्यों नहीं दे पाती? क्योंकि 200 की लिमिट पूरी हो जाती। इसीलिए लॉ मेकर ने कहा कि जब 200 की लिमिट काउंट करनी है तो या तो कोई एम्प्लॉय है प्लस शेयर होल्डर है, या था भी तो भी इस लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आ गया? देयर आर 3 कंडीशंस अटैच विद पॉइंट नंबर 2. द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200. फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट OPC जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी काउंटेड एज, आवाज नहीं आई, जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी काउंटेड एज। जोर से बोलिए, जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी काउंटेड एज, शैल बी काउंटेड एज, शैल बी काउंटेड एज, शैल बी काउंटेड एज। पास्ट प्लस प्रेजेंट एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर शैल बी, शैल बी, शैल बी, शैल बी, शैल बी, शैल बी from 200 limit, from, and the last condition is prohibition on issue of securities to public. The word prohibition meaning is altogether clear. Securities is a broader term and last one is a public, you know very well. तो public को invite करके आप आम जनता से फंड रेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? 100%। एक बार रिपीट कर दूं भाई और बहनों, ये देखिए कितने तरीके की कंपनी होती हैं? 3। पहली, दूसरी, तीसरी,
OPC is also a OPC is also a OPC is also a OPC is also a in case of private company section 2 clause आवाज नहीं आई section 2 clause section 2 clause minimum member is 2 minimum member is maximum is minimum is maximum is defined in the section 2 clause section 2 clause 6 plus 8 is equals to छटनी बोले तो कम और कम बोले तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 clause section 2 clause जो बोल ली ना तो अटेम्प्ट लगेंगे CSWT में section 2 clause minimum member is required maximum OPC is defined under section 2 clause बस उठ आगे बढ़ हम तुम्हारे minimum member is maximum member is private company statutory requirements in article of association. How many conditions? Condition number 1, restriction on transfer its share. Restriction on maximum limit of member is how many condition attached? Condition number 1, OPC को छोड़कर joint shareholder shall be counted as past plus present employee cum shareholder shall be okay. Prohibition on issue of securities to securities is a broader term. It includes share, debenture, bonds. What do you mean by prohibition? Completely ban. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. कल मीन्स मेरा जो टर्म होता है